नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज जो हमारा डेमो टेस्ट कंडक्ट हुआ 4 बजे ऐप पर, उसकी ये आंसर ड्राफ्टिंग क्लास है। ठीक है, जिसके माध्यम से आपने जो टेस्ट लिखा है उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि इसका सही मॉडल आंसर क्या होना चाहिए था, कैसे हमें आंसर करना था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा जो आज का टेस्ट था उसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे। इन 10 क्वेश्चनों में 5 आपके 2 मार्कर क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन जो आपके थे वो 7 मार्कर थे और 2 क्वेश्चन जो थे वो आपके 10 मार्कर थे। इस प्रकार से ये 51 मार्क का टोटल टेस्ट बनाया गया था। अच्छा, जिसको आपको 35 मिनट में क्या करना था, कंप्लीट करना था। अब ये टाइमिंग कैसे आई, तो देखो यहाँ पे आपको एक पेपर में जीएस फर्स्ट जो है आपका, ठीक है, जीएस फर्स्ट में 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पार्ट 90 मिनट का होगा। ठीक है, अब इस 90 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2 मार्कर। ठीक है, इन 15 क्वेश्चन के अलावा आपको 10 क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं 7 मार्कर और 5 क्वेश्चन एक पार्ट में आपको मिलने वाले हैं 10 मार्कर। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पे समय सीमा देखें तो 20 मिनट में यदि आप ये 2 मार्कर कर लेते हैं और 3 इंटू 10 यानी कि 30 मिनट में आप ये 7 मार्कर कर लेते हैं और 8 इंटू 5 40 मिनट में यदि आप अपने 10 मार्कर को कंप्लीट कर लेते हैं। 8 मिनट एक आइडल टाइम है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतने में आपको करना ही होगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है कि आप इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ही क्या करें, अपने टेस्ट को कंप्लीट करें। या फिर आप फुल लाइन टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप ये वाले टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी आप जो दे रहे हैं तो आप इसी समय सीमा में करें, ताकि जब भी आप क्या कर पाएंगे 90, ठीक है, 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन था उसमें आपको 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न मिले थे। ठीक है, जिनकी आदर्श सीमा जो थी वो 20 वर्ड थी, यानी कि 20 शब्द आपको इसमें देने थे। ठीक है, या फिर 2 से 3 लाइन, और इसका जो अंक निर्धारित थे वो 2 अंक थे। ठीक है, अच्छा मैं आपको कॉपी दिखा दूं जो आयोग ने कॉपी डाली थी, और 2024 में जो कॉपी आई थी मेंस में वो इसी प्रकार से थी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, इसके बाद आपको 1 2 3 4, ठीक है, इन लाइनों का आप यूज कर सकते थे अपने आंसर को लिखने के लिए। अब इन लाइनों को कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा था बिदत। तो बिदत के बारे में आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा होगा। ऋग्वैदिक कालीन एक प्राचीन कबीलाई प्रशासनिक संस्था थी। ठीक है, अब इस पॉइंट में मैंने आपको बता दिया है कि ये ऋग्वैदिक कालीन भी थी, कबीलाई संस्था भी थी और ये एक प्रशासनिक संस्था भी थी। ठीक है, अब इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। अब इस संस्था का कार्य क्या होता था, इस संस्था का कार्य सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी ये संस्था। इसमें विशेष क्या था, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों क्या करते थे, शामिल होते थे। यहाँ पे मैंने आपको 4 डायमेंशन यहाँ पे आपको कवर करवाया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको अभी कॉपी दिखाई, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक वर्ड लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगा के आप यहाँ पे भी दूसरा लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वेद में उल्लेख 112 बार और कार्य। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन था दीवान ए इस्तेहाक। ठीक है, दीवान ए इस्तेहाक के बारे में आपको 3 डायमेंशन देने थे 3 लाइन में। तो पहला डायमेंशन तो यही हो जाता कि ये किस काल से संबंधित था, तो ये सल्तनत कालीन एक पेंशन विभाग था। ठीक है, ये आपने बता दिया। फिर आपने इसको बता दी कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आप चाहें तो पूरे वर्ड भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सल्तनत कालीन पेंशन विभाग, है ना, ताकि आपका टाइम बचेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपको 20 मिनट में कैसे भी करके ये 15 क्वेश्चन करने ही है ना। चलिए, तो इसके बाद इसका कार्य क्या था, इस जो विभाग है इसका क्या कार्य था, तो वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना इसका क्या था, कार्य था। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन था भीमा नायक।
तो भीमा नायक के बारे में आपको बताना था कि 1857 की क्रांति के एक प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये वर्ड आप यहाँ पे देखें। फिर इनके आपको जन्म बता देना है कि इनका जन्म पंचमोहली, जो मोहली गांव है बड़वानी में, वहां हुआ था। और इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध कब किया, जिसको अपन नेतृत्व भी बोलते हैं, तो इन्होंने सेंधवा बड़वानी क्षेत्र से इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया और वहां से क्या किया, नेतृत्व किया आदिवासियों। फिर इनके बारे में आपको विशेष करके 2 पॉइंट डाल देने हैं कि इनका जो निर्माण है वो इनको निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है और इन्हें पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई थी। ये इनसे संबंधित 2 विशेष पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया। जब भी कोई आपका क्या कहलाते व्यक्तित्व पूछा जाता है तो उसके बारे में बताएं कि वो व्यक्तित्व कैसे संबंधित है। ठीक है, आपको उसका जन्म पता है तो वो बताएं, फिर उसके बारे में विशेष बताएं। ठीक है, कि उसने क्या किया। फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा था सोन नदी। ठीक है, नदी से संबंध, जैसे आपने देखा होगा कि अभी इस बार जो क्वेश्चन आया था 2024 में, आपसे चंबल नदी पूछी गई थी शायद। ठीक है, चंबल नदी या नर्मदा नदी याद नहीं है, लेकिन हाँ एक नदी के बारे में एक क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है ना, और ऐसे ही एक विभाग भी पूछा गया था, दीवान ए बजारत करके आया था एक विभाग। ठीक है, तो सोन नदी जो है, सोन नदी के बारे में देखो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप लिख देंगे उद्गम, फिर बगल में आप कॉमा लगा के उसी लाइन में लिख देंगे कि इसकी जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर। फिर आप इसका प्रवाह क्षेत्र बता दीजिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बहती है। फिर आप बताएं कि इसकी जो प्रमुख परियोजना, अब ये प्रमुख परियोजना वाला जो पोर्शन है वो आप चाहें तो यहाँ पे भी कॉमा लगा के लिख सकते हैं, है ना। बाढ़ सागर परियोजना है जो कि देवलौंद में, शहडोल में है। फिर इस पे आप बता दें विशेष, विशेष में बता दें कि इस नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र है जो कि सीधी व शहडोल की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको नदी के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है उसका उद्गम। ठीक है, उद्गम के बाद आपको बताना है उसकी लंबाई, यदि आपको याद है तो। लंबाई के बाद उसका प्रवाह क्षेत्र बता दें 3 नंबर में। फिर उसकी प्रमुख परियोजनाएं बता दें, है ना, और उसके बारे में एक आध कोई विशेष पॉइंट यदि आपको पता है तो वो भी आप लिख दें। ठीक है, विशेष पॉइंट लिख दें एक। ठीक है, या आप उस पर परियोजना बता दें। इस प्रकार से आप नदी वाला जो आपका क्वेश्चन होगा उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, तो अगला क्वेश्चन हमारा था नाविक। ठीक है, अब नाविक के बारे में, यह एक उपग्रह आधारित क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। पहला तो यही बता दिया हमने कि आखिर नाविक है क्या, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को बता देना है कि ये है क्या, ये चीज क्या है। तो ये एक क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। अच्छा, इसका विकास किसने किया था, तो इसका विकास इसरो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है, इसरो द्वारा। अब इसका उपयोग किसमें होता है, तो स्थानीय हवाई समुद्री नौवहन के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर एक विशेष पॉइंट करके आप डाल सकते हैं कि नाविक जो है के द्वारा प्रमुख भारतीय तथा इससे जुड़े 1500 किलोमीटर के क्षेत्र पर क्या की जा सकती है, नजर रखी जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन हो गए, कौन से, जो 2 मार्कर 5 क्वेश्चन थे वो थे, आपको ऐसे इनको करना। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं हमारे 7 मार्कर क्वेश्चंस की। तो 7 मार्कर क्वेश्चन जो थे, ये हमने आपको इस टेस्ट में 3 लघुत्तरीय दिए थे। इनकी जो शब्द सीमा थी वो 60 शब्द थी। ठीक है, और प्रत्येक के लिए 7 अंक निर्धारित था। पहला क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे दिया था कि नंदी वर्मन शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का पहला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदी वर्मन शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो पल्लव काल में आपको पता होगा कि 4 प्रकार की शैली थी, एक आपकी महेंद्र वर्मन थी, नंदी वर्मन थी, है ना। तो ऐसी शैलियां जो थी वहां पे आपको देखने को मिली होंगी, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी थी। तो सबसे पहला तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें बता देना था कि ये पल्लव कालीन मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली है। पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया। फिर आपको बताना था कि इसका विकास कब हुआ। तो आपको यदि सन याद है तो बहुत अच्छी बात है कि 7वीं शताब्दी में नंदी वर्मन प्रथम के शासन काल में इसका विकास किया गया।
या फिर इसका विकास हुआ। अब उदाहरण भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उदाहरण में आप दे दें कि ये जो नंदीवर्मन शैली में कौन से मंदिर बनाए गए हैं, तो जो तमिलनाडु का महाबलीपुरम मंदिर है और कांची का कांची का जो मंदिर है तमिलनाडु में, ठीक है, ये जो है ये आपके नंदीवर्मन शैली के उदाहरण। अब इस शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो ये आपको यहाँ पे बतानी थी। तो पहली विशेषता तो यही थी कि जो नंदीवर्मन शैली है ये मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है, मतलब इसके जो नंदीवर्मन शैली के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि मंदिर निर्माण की जो शैली एक द्रविड़ है और एक क्या कहलाते नागर शैली है। तो ये जो नंदीवर्मन शैली है ये किससे संबंधित है, ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। इसके जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाए हुए थे। ठीक है, इसके बाद इसकी दूसरी जो क्या कहलाते विशेषता थी वो थी कि शैली के मंदिरों में स्तंभ युक्त मंडप, वृत्ताकार शिखर आदि होते थे। इस शैली में मंदिरों का निर्माण पत्थर से किया जाता था। नंदीवर्मन शैली की मूर्तियां पत्थर, धातु और लकड़ी से बनाई जाती थी। ठीक है, शैली में जो दीवार के जो चित्र होते थे, ठीक है, दीवारों पर और छतों पर बनाए जाते थे, मतलब जो चित्र होते थे वो दीवारों और छतों पर बनाए जाते थे। इस शैली में भवनों का निर्माण पत्थर और ईंटों से किया जाता था। ठीक है, तो ये शैली की विशेषता हो गई। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या बताया, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में बताया कि ये किस काल से संबंधित थी। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका एक इंट्रो सा एक लाइन में आप बता दें कि ये किस काल से संबंधित थी। यहाँ पे आप ज्यादा इंट्रो नहीं लिख सकते क्योंकि कम यहाँ पे आपको लाइनें मिली हैं। ठीक है, देखो ये जो आपकी कॉपी मिलेगी ना, ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको ये स्पेस मिला हुआ है लिखने के लिए। ठीक है, आपके सॉरी 7 मार्कर क्वेश्चन होगा। 7 मार्कर को लिखने के लिए आपको ये स्पेस यहाँ पे मिला हुआ है। अब इस स्पेस में आपको अपना क्वेश्चन लिखना था। तो आप कैसे करते, तो आपको एक लाइन में थोड़ा सा बता देना था कि ये जो पल्लव कालीन जो वो थी वो मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली थी। ठीक है, नंदीवर्मन शैली के बारे में। फिर आपको इसका विकास, उदाहरण और इसकी विशेषताओं के बारे में बता देना था। ठीक है, चलिए फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन एवं उससे जनित उद्योगों को समझाइए। ठीक है, तो ये भी आपका एमपीपीएससी मेंस 2024 से लिया गया क्वेश्चन है। 2024 में मेंस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना था, सबसे पहले तो आपको बताना था तो गन्ना जो है एक वो वाणिज्यिक फसल है। इसके उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश की जो जलवायु है या मिट्टी जो है, जलवायु और मिट्टी है बहुत ही अनुकूल है। फिर आपको बताना था इसका उत्पादन। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो 102,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इसका क्या हुआ ये बोया गया। तो इसका जो उत्पादन है वो आपका 734,000 मीट्रिक टन रहा वित्तीय वर्ष 2023-24 में। ठीक है, फिर आप चाहें तो यहाँ पे बगल में एक मैप भी बना सकते हैं एमपी का, जिसमें आप बता सकते हैं कि जो नरसिंहपुर जिला है वो प्रमुख उत्पादक जिला है काय का, आपके गन्ना उत्पादन का। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इसके प्रमुख क्षेत्र बता देने थे, जैसे कि नर्मदा सोन घाटी हो गया और मालवा हो गया और मध्य भारत हो गया। फिर आपको बताने थे दूसरा क्वेश्चन, इसी में देखो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे ना, 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटैच थे। एक था आपका गन्ना उत्पादन एवं उससे जनित उद्योगों को समझाइए। ठीक है, तो चीनी उद्योग में देखो उससे जनित उद्योग कौन कौन से, चीनी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। प्रमुख चीनी मिलों के बारे में बता देते आप यहाँ पे कि जावरा शुगर मिल हो गई, बड़लई शुगर मिल हो गई, है ना, इन सब के बारे में एक आध दो और नाम लिख देते। फिर आप इसका उपयोग खांडसारी उद्योग में किया जाता है। खांडसारी मतलब इसी गन्ने से ही बनाया जाता है। ठीक है, और शराब उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर गन्ने की खोई आधारित संयंत्र से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है, जो कि आपकी ग्वालियर और खंडवा के कटवा गांव में स्थापित है ना। तो ये आपके गन्ने से संबंधित क्या हो गए थे, उद्योग हो गए थे। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, तीसरा क्वेश्चन था कि सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था को समझाइए। ठीक है, सल्तनत काल में जो राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी उसको हमें यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो बता दिया कि सल्तनत काल में जो राजस्व व्यवस्था थी वो कई स्रोत थे, उसके कई स्रोत थे, है ना, जिसमें भू राजस्व जो था वो बहुत प्रमुख था। इसके अलावा भी कई प्रकार के कर यहाँ पे दिए जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कर के नाम एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इन दोनों को, कर प्रणाली और भू राजस्व प्रणाली को 2 पोर्शन में बांट दिया। देखो अभी मैंने आपको बताया
कि आपकी जो कॉपी है ना, कॉपी को आप दो बांटों में बांट दिया मैंने अब यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैंने एक साइड बता दूंगा मैं कर प्रणाली के बारे में, और एक साइड में बता दूंगा किसके बारे में, भू राजस्व प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो कर प्रणाली होता है कि सल्तनत काल में निम्न प्रकार के क्या कहलाते हैं, आपके जो कर थे वो लगते थे। कौन कौन से कर यहाँ पे लगते थे? तो सबसे पहले आपके लगता था खराज, फिर लगाता था उर्स, फिर लगता था जकात, फिर लगता था खम्स, और फिर लगता था जजिया, ठीक है। अब समय सीमा के देखते हुए मैंने ये इनको डायरेक्ट करके नाम लिख दिया। आप चाहें यदि आपके पास टाइम है तो आप इनके बारे में बता सकते हैं कि खराज या फिर जो है जजिया जो है खम्स जकात ये किस पर लगते थे और कितना ये होता था, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि एक साइड लिख दें आप खराज, ठीक है, फिर आप बता दें कि इसकी स्थापना या फिर ये किस पर लगता था, मुस्लिमों पर या गैर मुस्लिमों पर, ठीक है, कितना होता था ये, तो वो भी बता दें यहाँ पे, है ना। ऐसे करके भी आप इनको लिख सकते हैं, ठीक। फिर भूराजस्व प्रणाली की बात करें तो भूराजस्व निर्धारण के 3 तरीके थे। पहला तरीका था मशाहत प्रणाली, ठीक है, फसलों के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। दूसरी थी आपकी बटाई प्रणाली, बटाई प्रणाली में भूमि की माप के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था। और फिर आपकी तीसरी थी मुक्ताई प्रणाली, जिसमें मैंने बताया कि मसाहट व बटाई दोनों के आधार पर यहाँ पे, मतलब ये जो आपकी मुक्ताई प्रणाली थी, मसाहट और बटाई दोनों प्रणाली का क्या थी, मिश्रण थी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए 7 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन की। तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे वो हम लोगों ने 2 दिए थे, ठीक है, जिसकी आदर्श शब्द सीमा जो थी वो 200 वर्ड थी, ठीक है। 200 शब्दों में आपको लिखना था और एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने दिया था कि मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मेंस 2024 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि देखो, कोयला उत्पादन उसके क्षेत्रों के बारे में सभी जगह बताया गया है, ठीक है। अब डाटा को आप कैसे बड़ा करेंगे, कैसे आपको 2 पेज में आपको उसको कवर करके करेंगे, ठीक है, तो ये मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक इंट्रो देना था 2 से 3 लाइन का, कि कोयला एक जीवाश्म खनिज है जो गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिन प्रकार का कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यहाँ पे सुहागपुर है, और जबकि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया था, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बताने थे मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया सा मैप बना देना था, जिसमें आपको बताना था सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आपको कानन घाटी, मोहे पानी, पेच, ठीक है, और तवा क्षेत्र और पाथरखेड़ा और सारणी के बारे में बता देना था। और फिर आपको यहाँ पे लिख देना था मध्य भारत क्षेत्र में सुहागपुर, जोहिला और कोरार और बेड़न के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला इंट्रो हो जाता, फिर आपका यहाँ पे डायग्राम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से आपके लगभग लगभग आधे पेज से ज़्यादा का आपका यहाँ पे कवर हो जाना था, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे उत्पादन बताना था। तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कुल कोयला उत्पादन जो था वो आपका 15,885.67 लाख टन था, ठीक है। और मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है, ये आपको यहाँ पे बता देना था, ठीक है। फिर आपको बताना था कि कोयला उत्पादन के लिए कौन कौन सी खनन कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं, ठीक है। तो उत्तरी कोल्ड फील्ड लिमिटेड है, जिसको एनसीएल बोलते हैं, ये सिंगरौली जिले में काम कर रही है। फिर आपको बताना था कि दक्षिण पूर्वी कोल्ड फील्ड लिमिटेड जो है, जो कि सुहागपुर, अनूपपुर और उमरिया में काम कर रही है। फिर आपको बताना था, तीसरी बता देते आपके पश्चिमी कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ठीक है, जो कि WCL कहलाती है, ये पेच, कानन और पाथरखेड़ा में काम कर रही है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे उत्पादन में एक तो आपने क्षेत्र बता दिए, फिर आपने आंकड़े बता दिए, आंकड़ों के बाद आपने यहाँ पे खनन कंपनियों के बारे में बता दिया। फिर आपको कोयले के उपयोग बता देने थे। कोयले के उपयोग में जैसे कि क्या कोयले का उत्पाद है। अब देखो, आपके पास डाटा लिमिटेड है, लेकिन आपको उसको 2 पेज तक ले जाना है, तो आपको इस प्रकार से लिखना था। यहाँ पे आपको बता देने थे कोयले के उपयोग, ठीक है। तो कोयले के उपयोग में आपको यहाँ पे बता देना था कि ताप विद्युत केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको आप नीचे करके लिखते, यहाँ पे मैंने बगल में लिख दिया है, ठीक है। इसके जस्ट उपयोग के नीचे आप समस्याएं डाल देंगे। तो उपयोग में पहला बता देते हैं आपकी ताप विद्युत केंद्रों में, ठीक है, मध्य प्रदेश में
कोयला आधारित 9 ताप विद्युत केंद्र है। फिर शुष्क शैलों में भरा जाता है। फिर इसके अलावा आप औद्योगिकरण में और ईंधन के रूप में ये आप इसके उपयोग बता देते। फिर आप समस्या बता देते इसी के नीचे की परंपरागत साधन, रेड होल माइनिंग हो गया, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप खनन की दिक्कत बता देते, बेहतर कोयला नीति का अभाव बता देते, और कोयला नीलामी संबंधी विवाद। ये इसकी क्या हो गई थी, समस्या हो गई थी, जो कि उत्पादन से संबंधित ही है ना। कोयला उत्पादन उसके प्रमुख क्षेत्र बताने थे ना हमें, तो जो समस्याएं हैं वो उत्पादन में ही आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे समस्याओं को भी ही बताया है ना। समस्याओं को भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको दो भागों में, सॉरी 2 पेजों में आप इसको क्या कर सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे पूरे क्वेश्चन को। साथ में आप यहाँ पे विशेष करके लास्ट में 2 पॉइंट डाल सकते थे कि सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। फिर यहाँ का एक जो क्षेत्र है झिंगुरदा है, ठीक है, यहाँ पे बिटुमिन प्रकार का कोयला पाया जाता है। फिर कोयले के भंडारण में आप एक पॉइंट डाल देते कि मध्य प्रदेश का उत्पादन में तो 4था स्थान है, लेकिन भंडारण में 5वां स्थान है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी विशेष पॉइंट में चले जाते, ठीक है। तो ये आपका कोयला वाला जो क्वेश्चन था पहला वो हो गया। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए बताइए कि क्या यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वतः स्फूर्त का मतलब यहाँ पे ये होता है कि क्या ये स्वयं चलने वाला, क्या मतलब बिना नेतृत्व के या फिर बिना किसी के फोर्स के ये स्वतः स्वयं चल रहा है ना, स्वयं चलता रहा। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी थी। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक इंट्रो लिखना था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आजादी के आंदोलनों का एक अहम हिस्सा था। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था। इसका मकसद भारत से अंग्रेजों को निकालना और देश को आजाद कराना है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका एक इंट्रो हो जाता। फिर आप लिख देते भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, तो ब्रिटिश शासन को समाप्त कर पूर्ण स्वराज का प्राप्त करना, ये क्या था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य था, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कारण बताने थे कि भारत छोड़ो आंदोलन किन कारणों से हुआ। तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीय नेताओं की सहमति के भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है। एक ये कारण हो गया। फिर दूसरा कारण आप यहाँ पे लिख देते कि क्रिप्स मिशन की असफलता, जो क्रिप्स मिशन आया था उसकी असफलता भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक मुख्य कारण था। फिर आप एक यहाँ पे कारण लिख देते कि द्वितीय विश्व युद्ध से जन्मी आर्थिक समस्याएं, ठीक है। आर्थिक समस्याएं जो थी वो भी इसका कहीं ना कहीं एक कारण थी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कारण बता दिए। पहला आपने इंट्रो दिया, इंट्रो के बाद आपने क्या बताया, उद्देश्य बताया, फिर आपने कारण बताए, फिर आपको यहाँ पे इसका प्रसार और प्रारंभ बताना। तो 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने तीव्र कार्रवाई करते हुए 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था भी घोषित कर दिया। हड़तालों, धरनों, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और परिणाम स्वरूप इस आंदोलन ने क्या कर लिया, भूमिगत आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ये हो गया आपका प्रसार और प्रारंभ, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद फिर आपको बताना था कि इसमें की जो आपका जो भूमिगत आंदोलन का जब स्वरूप धारण किया, तो भूमिगत आंदोलन की जो बागडोर थी, ठीक है, वो अच्युत पटनायक, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, नाम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण आदि ने संभाली, ठीक है। आंदोलन के प्रचार प्रसार में आपको दो गुप्त रूप से संचालित रेडियो व्यवस्था ने भी योगदान दिया था। आपको पता होगा कि एक ऊषा मेहता करके, ठीक है, एक थी जिन्होंने कांग्रेस रेडियो से इस आंदोलन का क्या किया था, प्रचार किया था, और राम मनोहर लोहिया ने उनका साथ दिया था, ठीक है ना। तो ये इन पे एक मूवी भी बनी हुई है उषा मेहता पे, है ना, उषा करके एक बनी हुई है। तो ये आपको प्रचार और प्रसार यहाँ पे बता देना था। फिर अब बात आती है कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन
स्फूर्त था, तो आपको यहाँ पे लिखना था कि हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, जिसकी स्वतः स्फूर्त प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। अब आपको बताना था कि आंदोलन के प्रारंभ होते ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर भी आंदोलन चलता रहा, है ना। मतलब यहाँ पे नेतृत्व स्वतः स्फूर्त मतलब स्वयं चलने वाला। तो यद्यपि सारे नेता जो थे उसको 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता रहा। एक पॉइंट आपने यहाँ पे एक ये डाल दिया। फिर आपने लिखा कि आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी प्रकृति यह थी कि नेतृत्व कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा बना देता था तथा उसका जो क्रियान्वयन था वो स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा जन साधारण के हाथ में छोड़ दिया जाता था। मतलब कि एक रूपरेखा बनाई जाती थी, उसके बाद उसका कैसा क्रियान्वयन होगा तो वो स्थानीय कार्यकर्ता और जन साधारण द्वारा निर्धारित किया जाता था। ठीक है, उसके आधार पर चलता था। 1942 का आंदोलन इस विशेष परिस्थिति का अपवाद नहीं। ठीक है, फिर इसके अलावा 1942 के कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि नेतृत्व औपचारिक रूप से आंदोलन प्रारंभ करता उसके पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, मतलब कि जो नेतृत्व करता आंदोलन जैसे ही प्रारंभ करता उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर इसमें आपको बताना था कि अगस्त प्रस्ताव में भी बतलाया गया था कि हर स्वतंत्रता, तो ये पॉइंट भी आप डाल देते कि अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें भी बताया गया था कि हर स्वतंत्रता प्रेमी को प्रेमी या भारतीय को अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना है ना। तो ये सारे जो पॉइंट थे वो आपके इस बात को बताते हैं कि ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था वो स्वतः स्फूर्त था। ठीक है, अब इसके बाद आपको इस आंदोलन की असफलता के कारण भी लिख देने थे। कारण में आपको पहला लिख देना था कि कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, प्रभावी नेतृत्व नहीं मिला था, कठोर दमनकारी चक्र जो था वो चलाया गया था, और भारत की कई राजनीतिक पार्टियां जैसे कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, साम्यवादी दल ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये इसके जो थे प्रमुख असफलता के कारण। फिर अब लास्ट में आपको एक निष्कर्ष देना था कि यद्यपि वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की विशिष्ट भावना पैदा हुई। अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। ये आपको यहाँ पे निष्कर्ष देना था और इसी के साथ आपको अपना आंसर खत्म कर देना था। ये जो डाटा था वो 2 पेज में आपका आराम से बन जाता। ठीक है, तो ये हमारी आंसर राइटिंग की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको आंसर ड्राफ्टिंग के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे हम यहाँ पे आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छा, ये जो डेमो क्लासेस है ये मैं ही कवर करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो आपके टेस्ट होंगे जो कि 1 तारीख से चालू है, 1 मार्च से चालू हैं, उनकी जो क्लासेस होंगी, तो जो टीचर जिस सब्जेक्ट के टेस्ट लेगा या टेस्ट आपको बनाएगा, आंसर राइटिंग करवाएगा, वही आपकी क्या लेगा, क्लास यहाँ पे लेगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।